Welcome to Concept Decoder. So हम पढ़ रहे हैं building material and we will continue with testing of cement. And in this video I will discuss the standard consistency test of cement और इससे related जो हम strength निकालते हैं, IST निकालते हैं, FST निकालते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम आगे continue करेंगे. So this video is very important क्योंकि जब तक हमें सीमेंट का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पता नहीं होगा हम IST नहीं निकाल सकते, FST नहीं निकाल सकते, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट नहीं निकाल सकते, साउंडनेस ऑफ सीमेंट नहीं निकाल सकते. तो आगे जितने भी टेस्ट होंगे सीमेंट के ऊपर उन सभी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कितना है ये आपको पता लगाना होगा. ठीक है, तो चलिए जरा समझते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना है. सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा इस रिजल्ट को हम अदर 4 एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे. हेंस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसकी एक सिग्निफिकेंस भी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी होगी. ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में. तो आप देखिए यहाँ पे एक कोड का नाम लिखा है कि कोड 4031. ठीक है, तो ये है कोड फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. उसी तरह IS 4031 पार्ट नंबर 5 IST FST के लिए, है ना, डिफरेंट कोड है. वेल चलिए, तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है जरा समझिए. कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, परसेंटेज वाटर रिक्वायर्ड टू डेवलप a plastic paste, to develop a plastic paste. प्लास्टिक पेस्ट कहने का मतलब है एक ऐसा पेस्ट जिसका सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो. ठीक है, एक ऐसा पेस्ट जिसका सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो. इस तरह के पेस्ट को डेवलप करने के लिए आपको कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर कितना चाहिए, उसी को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं. तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम बेसिकली वाटर कितना चाहिए सीमेंट में एक प्लास्टिक पेस्ट या फिर प्लास्टिक मिक्स बनाने के लिए हम ये फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं. वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि देखिए, आप जब सीमेंट है आपके पास, सीमेंट में आप जब वाटर मिलाओगे, सीमेंट पे जब आप वाटर मिलाओगे तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर के बीच में जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. तो वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है, नहीं तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी. तो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको सीमेंट में डालना है ताकि वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड है ना वो क्लियरली मिल पाए, वो कंप्लीटली उसको मिल पाए. तो उतना तो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड है. तो कहीं ना कहीं उसी को हम कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कहते हैं. प्लस फर्दर मान लो कि आपने वाटर एक्सेस डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, सीमेंट में पानी ज्यादा डाल दिया, तो क्या होगा. तो देखिए, सीमेंट में अगर पानी ज्यादा डाल दिया तो सीमेंट पानी जैसा हो जाएगा, सिंपल सी बात है. तो मतलब सीमेंट की फ्लूइडिटी बढ़ेगी, फ्लूइडिटी बढ़ेगी मतलब सीमेंट ज्यादा फ्लो होने का कोशिश करेगा, फ्लूइडिटी बढ़ेगी, सीमेंट में पानी ज्यादा है. तो उस कारण से सीमेंट, आप जब उस सीमेंट को यूज करके वर्क करोगे तो उसको सेट होने में अधिक टाइम लगेगा, मतलब उसका सेटिंग टाइम चेंज हो जाएगा, है ना. तो इसलिए हमें एक एडिक्वेट क्वांटिटी या फिर प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है सीमेंट में, ओके, टू डेवलप ए प्रॉपर प्लास्टिक पेस्ट, ये निकालना अनिवार्य है. इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट. ठीक है, अब और एक चीज सुनिए, मान लो कि हाइड्रेशन कंप्लीट होने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी आपने नहीं डाला और उससे आपने कम पानी डाला है सीमेंट में, तो क्या होगा, हाइड्रेशन तो होगी लेकिन सीमेंट का प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा वो सीमेंट. समझ में आया, जितना कंप्लीट स्ट्रेंथ वो अचीव कर सकता था उतना अचीव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी कम है उसमें. प्लस उसी तरह से अगर आप पानी बढ़ा भी दोगे, वाटर क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, फिर भी क्या होगा, सीमेंट का स्ट्रेंथ कम होगा. इसलिए जो एक प्रॉपर वाटर कंटेंट है सीमेंट में, जो प्रॉपर वाटर होना चाहिए उससे कम अगर वाटर डालते हो तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होगी, उससे ज्यादा अगर वाटर डालते हैं फिर भी सीमेंट का स्ट्रेंथ कम होगा. तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम है तो भी स्ट्रेंथ कम होगा, अगर ज्यादा आप डालोगे तो भी उसका स्ट्रेंथ कम होगा. एक्चुअली ज्यादा आप अगर पानी डाल दोगे तो ऐसे कंक्रीट में, ठीक है, ऐसे कंक्रीट जिसका वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो उसमें फ्लूइडिटी तो अधिक बढ़ेगी, वो उसका वर्केबिलिटी भी अधिक बढ़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा वर्केबल होगा. लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी है तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी, उससे फिर वर्केबिलिटी से कोई संबंध नहीं है उसका.
ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर का, ऐसे कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि देखो ज्यादा पानी है तो वो ज्यादा पानी इवोपरेट करेगा, तो वो हनीकम स्ट्रक्चर बना देता है सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इस कारण से उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है उस तरह के कंक्रीट की, है ना। सो वेल, तो ये थी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंट आपने समझा कि हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना मिक्स करना है सीमेंट में, ये हमको निकालना है, ताकि आपका हाइड्रेशन भी हो पाए अच्छे से कंप्लीटली, वो स्ट्रेंथ भी गेन कर पाए, प्लस आपका वो सीमेंट ज्यादा ज्यादा पानी भी उसमें ना हो ताकि उसका स्ट्रेंथ कम हो। ठीक है, इसलिए एक ऑन एन एवरेज आपको कितना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, ये हमको निकालना है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। अब इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं बाय यूजिंग एन apparatus कॉल्ड एज विकार्ट apparatus। आपको कुछ लिखना नहीं है, आप अभी समझिए चीजों को, हम प्रॉपर नोट्स आपको लिखवा देंगे। ठीक है, आप पहले चीजों को समझिए डिटेल में अच्छे से। हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग विकार्ट apparatus। ये apparatus इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी apparatus को यूज करके अदर टेस्ट भी हम करते हैं, जैसे कि IST इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। केवल बस एक चीज चेंज हो जाती है, निडिल। यहाँ पे देखिए आपको तीन तरह के निडिल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो निडिल का डायमीटर चेंज हो जाता है या फिर निडिल का डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ apparatus सेम रहती है, निडिल का डायमेंशन चेंज हो जाता है। ओके, तो विकार्ट apparatus को यूज करके कंसिस्टेंसी निकाली जाती है, IST निकाली जाती है, FST, तीनों चीज निकाली जाती है। ये apparatus अगर आप देखोगे थोड़ा और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब चलिए हम इसका जो टेस्ट प्रोसीड्यूर है कंसिस्टेंसी टेस्ट का, इसे हम पहले समझते हैं, फिर हम आपको नोट्स लिखवा देंगे प्रॉपरली, तो आप घबराइए मत। ओके, प्रोसीड्यूर को समझने से पहले आप एक सेंटेंस लिखिए, हेडिंग बनाइए कंसिस्टेंसी टेस्ट, एंड एक सेंटेंस लिखिए नीचे। फर्स्ट पॉइंट, a certain quantity of water is necessary to react to cement and make a paste with proper plasticity. Less water than this quantity will not complete the chemical reaction and lead to reduction of strength, on the other hand, if we increase the quantity of water, it will increase water cement ratio, that is, will increase fluidity of mix and reduce strength. So it becomes important to find out proper quantity of water to obtain a plastic mix, which is experimentally found using consistency test using Vickart apparatus. The water content by weight obtained from test is called as standard consistency or normal consistency of cement and represented as P%. ठीक है, आपको अब इंपॉर्टेंस समझ में आई कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली क्यों निकालना है। हमको एक प्रॉपर परसेंटेज ऑफ वाटर कितना आपको सीमेंट में मिलाना है टू ऑब्टेन द प्लास्टिक पेस्ट, ये आपको निकालनी है, जो कि हम कंसिस्टेंसी, हम जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। और ये हम कैसे निकाल पाते हैं? एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग द कंसिस्टेंसी टेस्ट, बाय कंडक्टिंग, कैसे? यूजिंग विकार्ट apparatus। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी के, इसके बारे में हम लिखवाएंगे सेकेंड पॉइंट में, जैसे कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, है ना। इसलिए कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी आपको सबसे पहले निकालना है, और इसी के बाद बाकी सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे। बिफोर कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं, तो सबसे पहला टेस्ट, इसलिए हम कंसिस्टेंसी ही कंडक्ट करेंगे। आफ्टर फाइननेस कंसिस्टेंसी हम पता लगा लेंगे सीमेंट का। ओके, तो जैसे कि आपको पता चला कि कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है ये सबसे पहले करना जरूरी है, दैट इज क्योंकि इसकी जो डेटा है ये आपको यूज होगी, आपको IST निकालने में, FST निकालने में, साउंडनेस निकालने में, स्ट्रेंथ निकालने में। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी की डेटा रिक्वायर्ड होगी। तो कभी सोचा है कि फाइननेस टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट से पहले क्यों किया गया? हमने कंसिस्टेंसी पढ़ाने से पहले फाइननेस के बारे में डिस्कस किया, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पॉइंट बताता हूं कि अगर मान लो सीमेंट फाइन ज्यादा है, सीमेंट की फाइननेस अगर अधिक है, तो उसकी कंसिस्टेंसी भी अधिक होगी। ओके, विथ इंक्रीज इन फाइननेस, विथ इंक्रीज, लिखिए इस पॉइंट को, इंक्रीज इन फाइननेस, consistency of cement increases। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है।
increases। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, आपका अगर सीमेंट फाइन है तो सरफेस एरिया मतलब हर एक ग्रेन, वो सीमेंट का जो एक दाना होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम आप अगर सरफेस एरिया देखोगे, ठीक है, तो जो फाइन सीमेंट होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि ज्यादा पानी की आपको रिक्वायरमेंट होगी, अधिक पानी की आपको रिक्वायरमेंट होगी हर एक सीमेंट के दाने को वेट करने के लिए। मोर वाटर विल रिक्वायर्ड, more water will require to wet the grain of cement, to wet the grain of cement as cement is fine, as cement is fine। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया इज मोर, है ना, तो इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट विल बी मोर, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा। मीन्स सेम वॉल्यूम ऑफ कोर्स सीमेंट के कंपैरिजन में फाइन सीमेंट की कंसिस्टेंसी अधिक होगी, मतलब फाइन सीमेंट में अधिक मात्रा में आपको वाटर की रिक्वायर्ड होगी। इस चीज को आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। अगर आप में से किसी का हॉबी है कुकिंग, ठीक है, खाना पकाना अगर हॉबी है, तो आप कभी रोटी बनाए होंगे, तो रोटी बनाए होंगे तो ऐसे आटे को यूज करिए, देखिए जिसमें मीन्स जो जिसका ग्रेन साइज थोड़ा बड़ा है, और ऐसे आटे को यूज करिए जिसका ग्रेन साइज बहुत पतला मतलब बहुत ज्यादा फाइन है। तो जिसका ग्रेन साइज बहुत ज्यादा फाइन है ना, उसमें आप जब सीमेंट उसमें जब पानी मिला के अच्छे से माड़ोगे, मतलब अच्छे से मिक्स करोगे और एक प्रॉपर प्लास्टिक पेस्ट बनाने का कोशिश करोगे, ठीक है, तो जितना पानी उसको चाहिए एक फाइन आटे में, उसको एक प्रॉपर प्लास्टिक पेस्ट बनाने के लिए, तो उसी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, मतलब उस जैसा प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो आपको फाइन आटे में मिला, उसी जैसा प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी एक कोर्स आटे में अगर अचीव करना चाहें, और आप उतना ही पानी मिला दो जितना आपने फाइन आटे में मिला, तो देखना ये कोर्स वाला जो आटा है ना, ये ज्यादा गीला हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा गीला हो जाएगा। कभी आप कोशिश करके देखना, कोर्स आटे में कम पानी चाहिए। मैंने ट्राई किया था काफी बार, बहुत दिनों तक तो हमको यही समझ में नहीं आया कि आखिर ये आटा इतना ही पानी मिलाता हूँ, आटा क्यों गीला हो जाता है। जब हम बच्चे थे, मीन्स हॉस्टल वगैरह में जब रहते थे, तो ये हम क्या करते थे, तो सोचा करते थे। तब हमें, जब हमने स्टडी किया सीमेंट वगैरह के बारे में, तब कहीं ना कहीं मेरे को आइडिया लगा, यहीं से इसी लॉजिक से मैंने उधर आइडिया लगाया, और मेरा जो रोटी बनाने का कंसेप्ट है ये इंक्रीज हुआ, मतलब इनहेंस हुआ, और हम अच्छे से रोटी बना पाए। क्योंकि आटा ज्यादा गीला हो जाएगा तो रोटी बना नहीं पाओगे, बेल नहीं पाओगे, और वो फूलेगा नहीं, तो खाने में मजा नहीं आएगा। तो वही चीज है, जैसे रोटी पकाना, तो सेम चीज सीमेंट का कंसिस्टेंसी। ठीक है, लिंकअप हो गया। आप कभी सोचना इसके बारे में, सोचना क्या, बता तो दिया, अभी एक्सपेरिमेंट कर लेना। वेल तो चलिए, तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, इस तरह के लॉजिक्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ मत लिखना, आप यहां तक लिख लो, ठीक है, अब आगे कुछ मत लिखना। आगे मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं इस टेस्ट के बारे में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी समझिए अब क्या करते हैं। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमको क्या निकालना, वाटर कंटेंट, what is the water required by weight of cement to make a perfect plastic paste, है ना। ये वाटर कंटेंट आपको निकालनी है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम जिस भी सीमेंट का आपको टेस्टिंग करना है, 500 ग्राम सीमेंट कंसीडर करते हैं, 500 ग्राम, ठीक है। अब 500 ग्राम सीमेंट में फर्स्ट ट्रायल हम करते हैं, इसका एक पेस्ट बनाते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए आपको वाटर मिक्सअप करना होगा, तो हम फर्स्ट ट्रायल करते हैं। फर्स्ट ट्रायल हम क्या करते हैं, 23% ऑफ वाटर, 23% ऑफ वाटर बाय वेट हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट, ध्यान रखना। तो 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, मतलब इस 500 ग्राम का 23% कितना होगा, उतना ग्राम हम पानी इधर ऐड कर देंगे। तो इसमें पानी ऐड कर दिया, तो ये एक पेस्ट बन गया। ये क्या बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट के ऊपर आपको टेस्टिंग करनी है। अब हम टेस्टिंग किस पे करेंगे, मैंने आपको बताया था विकार्ट
apparatus को यूज किया जाएगा, इस्तेमाल में लाया जाएगा टेस्टिंग करने के लिए। तो विकाट apparatus में क्या होती है तो देखिए जरा। तो ये जो सीमेंट पेस्ट बन गया, विकाट apparatus का एक मोल्ड होता है। सबसे पहले तो ये जानिए एक मोल्ड होता है। एक मोल्ड मतलब एक कोई बर्तन जैसा, ठीक है, भगोनी जैसा, एक कोई बर्तन जैसा। ये मोल्ड ऐसे होती है कि इसकी जो डायमेंशन होती है ना, डायमीटर, ये लगभग सर्कुलर मोल्ड आप ले लो, सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। ये 80 mm की होगी, ठीक है, और इसका जो हाइट होगा इट विल बी 40 mm। इस तरह का एक मोल्ड होता है। तो इस विकाट apparatus के मोल्ड में आपने जो सीमेंट बनाया, उस सीमेंट पेस्ट को आप इसमें फिल कर दोगे। तो देखिए हमने सीमेंट को इस मोल्ड में फिल कर दिया, ठीक है। ये 80 mm नीचे लिखते हैं, यहीं पर हम डायग्राम को कंप्लीट करा देंगे। ये 80 mm का इसका ये होगा, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। तो इसको हमने फिल कर दिया इस मोल्ड में सीमेंट पेस्ट को। नाउ अब हम क्या करेंगे, आपका जो विकाट apparatus होती है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये मोल्ड किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप प्लेस करोगे। उसके बाद एक माइक्रोस्कोप जैसा कुछ होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है स्टैंड उसकी। अभी यहाँ पे अरेंजमेंट्स होते हैं कुछ, ओके। ओके, यहाँ पे एक मूविंग रॉड होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, एक मूविंग रॉड होता है। यहाँ पे एक मूविंग रॉड होती है, ओके। ऐसा एक रॉड होता है इसके अंदर मतलब ये जो अरेंजमेंट बताया हूं, इसके अंदर एक ऐसा रॉड होता है जो ऊपर नीचे मूव कर पाए, ठीक है। ऐसा एक रॉड होता है। नाउ ये मूविंग रॉड है। इस मूविंग रॉड से आप एक नीडल अटैच करोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नीडल को अटैच करेंगे। इस मूविंग रॉड से एक नीडल को अटैच करेंगे। तो ये हमने इसमें नीडल अटैच कर दिया। अब ये जो नीडल हम यूज करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग कंसिस्टेंसी। हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी निकालते हैं, देखना ध्यान रखना। तो वहां पे जो कंसिस्टेंसी निकालने में जो नीडल हम यूज करेंगे, उसका जो आपका डायमीटर होगा ये सिलेंड्रिकल होगा। आपका मतलब सर्कुलर हो सकता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन हो सकता है, आप स्क्वायर नीडल यूज करिए और सर्कुलर, दो तरह का क्रॉस सेक्शन हो सकता है इस नीडल का। लेकिन इसका जो साइज होगा इट विल बी 10 mm, ठीक है। हम 10 mm नीडल यूज करेंगे कंसिस्टेंसी निकालने में, ओके। नाउ यही अगर विकाट apparatus को यूज करके हम IST या फिर FST निकालते हैं तो वहां पे हम 1 mm यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज भी याद रखिएगा, ये हम यूज करते हैं IST एंड FST में। FST में इस नीडल के साथ और एक चीज ऐड हो जाती है, उसको कहते हैं एनुलर कॉलर, ठीक है। और एक कॉलर जैसा कुछ, एक रिंग जैसा एक सिस्टम अटैच हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग FST। तो वेल इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विकाट apparatus ही यूज करते हैं, उसमें बस ये सारे मॉडिफिकेशन के साथ हम डिफरेंट टेस्ट कर लेते हैं। समझ में आया, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी मतलब क्या है। आपने अभी 23% वाटर बाय वेट मिलाया था। अब आप इस नीडल को छोड़ दोगे, नीडल को छोड़ दोगे तो ये जो मूविंग रॉड है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मूविंग रॉड नीचे आ जाएगा तो सीमेंट पेस्ट के अंदर वो पेनिट्रेट होना शुरू होगा, ठीक है। वो नीडल क्या होगा, सीमेंट पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू होगा। मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मान लो जब आपने 23% वाटर मिलाया था तो वो कुछ मतलब ऊपर यहां से आप मेजर कर रहे हो ना, ऊपर से 40 mm, मान लो ये 20 mm तक पेनिट्रेट हुआ, 20 mm तक पेनिट्रेट हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, अब फिर से उस सीमेंट का एक पेस्ट बनाइए, फिर से सीमेंट को मोल्ड में भरिए, मतलब उस पेस्ट को मोल्ड में भरिए। अच्छा एक चीज सुनिए, जब सीमेंट का आपने पेस्ट बनाया उसको मोल्ड में भरा, तो हो सकता है कि आपने मतलब प्रॉपरली भर नहीं पाया मोल्ड में, कहीं पे स्पेसेस गैप मतलब एयर वगैरह रह गया। तो आप क्या करो ना, मोल्ड को सेक कर दो। सेक कर दोगे मतलब वाइब्रेशन उसमें थोड़ा प्रोवाइड करो, कंपन, ताकि वो सीमेंट पेस्ट जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक है। कॉम्पैक्ट करने के लिए कोई रॉड वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है, वो हम कंक्रीट के लिए करते हैं।
इसमें सीमेंट पेस्ट है, इसमें हमको रॉड वगैरह को यूज करके कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल नॉर्मली सेक कर दीजिए, ठीक है, वो अपने आप वो एयर वगैरह निकल जाएगी, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। आप सोचना कोई डब्बे में आटा जब आप फिल करते हो ना, तो आप क्या करते हो, उस डब्बे को हिला दीजिए थोड़ा सा, तो देखिए आटा जितने डेप्थ में पहले आपका अरेंज था, मतलब जितना डेप्थ को पहले उस डब्बे का कवर किया था, जब आप सेक कर दोगे थोड़ा तो डेप्थ थोड़ा कम हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अंदर में जितना एयर था ना वो निकल गया, वो कॉम्पैक्ट हो गया। तो वो सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है, ठीक है। तो ताकि वो कॉम्पैक्ट कर दे, कॉम्पैक्ट हो जाए, इसलिए आप थोड़ा सेक कर दोगे, उसके बाद ये नीडल ड्रॉप करोगे और इस सीमेंट पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट होने के लिए आप अलाउ करोगे, ठीक है। ओके, तो मान लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 20 mm ऊपर से हम मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप यहां से 20 mm तक पेनिट्रेट हुआ, तो ये टेस्ट फेल हो गया, मतलब ये टेस्ट मतलब सही नहीं है। आपका कितना परसेंट, आपको वाटर कंटेंट निकालना है ना, मतलब ये 20 mm अगर पेनिट्रेट हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सीमेंट पेस्ट में वाटर है वो क्या है, 23% बाई वेट। तो इसे हम कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे, हम कंसिस्टेंसी कब कहेंगे, ठीक है, हम कंसिस्टेंसी तब कहेंगे कि वाटर कंटेंट सीमेंट का कुछ ऐसा हो, मतलब सीमेंट में आपने कुछ ऐसा पानी मिलाया है कि सीमेंट का विस्कोसिटी, जो सीमेंट पेस्ट है उसका विस्कोसिटी कुछ ऐसा है कि जो विकार्ट का जो नीडल है ना, विकार्ट एपरेटस का जो नीडल है वो कम से कम टॉप से, ठीक है, यहां से टॉप से वो कम से कम 33 टू 35 mm तक का पेनिट्रेशन आपको मिले, ठीक है, 35 टू 33 mm तक का पेनिट्रेशन अगर मिले, इस रेंज में अगर सीमेंट पेस्ट में आपको पेनिट्रेशन मिलता है, ठीक है, क्यों, ओके, इस रेंज में अगर सीमेंट पेस्ट में आपको पेनिट्रेशन मिलता है इसके विकार्ट एपरेटस का नीडल का, तो उस सीमेंट पेस्ट में जो आपने पानी मिलाया था जितना, ठीक है, बाय वेट, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। अभी मान लो 35 mm नहीं होकर वो 40 mm पेनिट्रेट हो गया, तो क्या वो होगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी? नहीं, वो भी नहीं होगा। मान लो 32 mm हो गया, तो क्या आप उसे कंसिडर करोगे? नहीं, 33 mm से 35 mm के बीच का होना चाहिए, या फिर 33 या फिर 35 या फिर उनके बीच का पेनिट्रेशन अगर हो रहा है नीडल का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीमेंट पेस्ट में आपने वाटर मिलाया है उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले, मतलब सबसे पहले हमें एक ट्रायल वाटर कंटेंट चाहिए, तो वो ट्रायल वाटर कंटेंट के लिए हम जनरली 23% बाई वेट हम मिला के ट्रायल अपना शुरू करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायर्ड है हम इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। सीमेंट में आपका वाटर को इंक्रीज करेंगे, इस तरह से आप चेकिंग करते रहोगे और एक्सपेरिमेंट करोगे, 3-4 बार करोगे तो एक बार आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कितना वाटर डालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा तो ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का, ये बस एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 बार शायद हो सकता है कि 3 बार आपको करना पड़े, या फिर ओके, क्योंकि फर्स्ट तो आप ट्रायल 23% लेके करोगे, सेकेंड हो सकता है सेकेंड बार में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, या फिर हो सकता है 4 अटेम्प्ट लग जाए या फिर 5 अटेम्प्ट, ओके, देयर इज नो एनी फिक्स कि आपको कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगेगा, ठीक है। तो दिस इज योर कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो वेल, अब चलिए इसके बारे में लिखिए। तो ये डायग्राम आप सभी को बनाना है, या फिर हम और एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, आप उस डायग्राम को बनाना, ये डायग्राम थोड़ा रफ हो गया, और एक डायग्राम हम बनाएंगे, आप उसे बनाना। तो आपने जहां पे लिखा था फाइननेस के बारे में, वहां से कंटिन्यू करिए। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज एन एसेंशियल पैरामीटर ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी इज एन एसेंशियल एक काम करते हैं, ऐसे टाइम ज्यादा लग जाएगा डिक्टेट कराएंगे, तो हम लिख देते हैं पॉइंट और उसके बाद हम डिक्टेट कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए, कंसिस्टेंसी इज एसेंशियल पैरामीटर ऑफ सीमेंट which is used to determine initial setting time, final setting time, strength of cement and soundness of cement। तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी के ऊपर कितने सारे पैरामीटर डिपेंड करता है, IST, FST एंड स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, दूसरा साउंडनेस ऑफ सीमेंट,
ये 4 पैरामीटर, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद ही ये 4 तरह का टेस्ट होगा। प्लस कंसिस्टेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइननेस के ऊपर, इसलिए फाइननेस टेस्ट के बाद हम कंसिस्टेंसी का टेस्ट कंडक्ट किए। समझ में आया लॉजिक? ऐसे ही कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट करते हैं, इन ऑर्डर वे कंडक्ट किया जाता है, ऑर्डर मैनर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू ये 3 लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर, और कुछ हद तक जिप्सम भी। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट का साउंडनेस को इंप्रूव करता है, लेकिन जिप्सम भी अधिक मात्रा में अगर हो तो सीमेंट को अनसाउंड ही बनाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक काउज है वो है लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर। जिप्सम की जो परसेंटेज है वो कितना, 2 to 3% मान लो ऑन एन एवरेज, इस परसेंटेज में सीमेंट में होता है जिप्सम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर आर दी मेन काउज फॉर दिस साउंडनेस इन द सीमेंट या फिर अनसाउंडनेस। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। लिखिए, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट is the water content of cement at which viscosity of the cement is such that the needle of Vickert apparatus penetrate for 33 to 35 mm from top, into the mold prepared of the sample of cement, ठीक है, into the mold prepared of the sample of cement। प्रोसीड्यूर, जो आपका टेस्ट प्रोसीड्यूर है वो क्या है, टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल एंड ऐड 23% ऑफ वाटर बाय वेट टू द सैंपल इन फर्स्ट ट्रायल। शेक द मोल्ड ऑफ विकार्ट apparatus टू रिमूव एयर फ्रॉम पेस्ट फिल्ड इनटू इट, ठीक है, किसी तरह का एयर है तो उसको रिमूव करने के लिए और कंपैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से सेक कर देंगे। अब तीसरा हम क्या करेंगे, विकार्ट apparatus का जो नीडल है उसको फॉल करने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। तो फॉल करेगा तो सीमेंट पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो ये लिखा हुआ अलाउ द नीडल ऑफ विकार्ट apparatus टू फॉल फ्रीली एंड नोट डाउन दी पेन। फ्रीली कहने का मतलब किसी तरह का फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसको नीडल को ड्रॉप करवाने के लिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, द नीडल इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वो मूविंग रॉड की अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि आप जैसे ही मूविंग रॉड को जो उसका मोशन को जो क्लिप रेस्ट्रिक्ट करके रखा ना, जो रोक के रखा है, आप क्लैंप को थोड़ा लूज कर देंगे तो वो रॉड ऑटोमेटिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप कर जाएगा। तो उसी रॉड में आप नीडल लगा के रखते हो, तो वो जब ड्रॉप करता है तो मोल्ड के ऊपर गिरेगा तो मोल्ड के अंदर जाएगा फिर, और मोल्ड में क्या, सीमेंट पेस्ट। तब जब पेनिट्रेशन लेवल आपका फ्रॉम टॉप अगर मेजर करोगे 33 टू 35 mm मिलता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है उसी को आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट बता दोगे, है ना। penetration level of needle into the test mold so prepared। Fourth point, repeat the test by altering the water content by weight of cement until the penetration record of needle into the mold is 33 to 35 mm from top or 7 to 5 mm from bottom of the mold respectively, ठीक है। अगर ऊपर से देखेंगे तो 33 से 35 mm, नीचे से अगर देखें तो 7 से 5 mm। क्यों? क्योंकि मोल्ड का जो हाइट है वो कितना है, टोटल 40 mm की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर कंटेंट बाय वेट ऑफ सीमेंट करस्पॉन्डिंग टू विच डिजायर्ड पेनिट्रेशन मतलब 33 to 35 mm और 7 to 5 mm फ्रॉम बॉटम। डिजायर्ड पेनिट्रेशन ऑफ नीडल is obtained is called as standard consistency or normal consistency of cement paste, ठीक है, normal consistency of cement paste, इसको हम P परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायग्राम बना लीजिए। So this is the diagram, ओके। ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, तो जो विकार्ट apparatus का जो मोल्ड है ना, उसको एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है। ग्लास प्लेट क्यों यूज करते हैं, ताकि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको मिल पाए, ठीक है। तो उसी ग्लास प्लेट के ऊपर उस मोल्ड को हम प्लेस करते हैं, ओके। मोल्ड का हाइट 40 mm, मोल्ड का जो विड्थ है इट इज 80 mm। अब ये मोल्ड आप स्क्वायर यूज करिए, ठीक है, या फिर सर्कुलर यूज करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली जो मोल्ड होती है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। निडल देखिए 10 mm साइज की आप निडल यूज कर रहे हो, और नीडल का क्रॉस सेक्शन आपका स्क्वायर हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम, ओके। दिस इज मूविंग रॉड सिस्टम
यहाँ पे मूविंग रॉड सिस्टम से नीडल लगा है, ये मोल्ड, ठीक है, डायग्राम आपने बना दिया। ओके, तो वेल विद दिस वी आर कंप्लीटेड दी कंसिस्टेंसी टेस्ट, और हमने ये निकाल लिया कि आपका जो सीमेंट पेस्ट है उसको एक प्रॉपर प्लास्टिक मिक्स बनाने के लिए मिनिमम कितना परसेंटेज ऑफ पानी या फिर वाटर की दरकार है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, जिसको आप कह रहे हो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अब इसको यूज करके हम जो 4 टेस्ट हमने आपको बताया, IST, FST, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, इनको कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो विकार्ट apparatus को ही यूज करके 2 और टेस्ट किए जाते हैं, वो क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो चलिए इनको स्टडी कर लेते हैं। तो IST एंड FST, तो IST एंड FST का मतलब क्या समझते हैं हम, सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि व्हाट डज दिस थिंग मीन, इसका मतलब। ओके, तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट IST, तो वेल इस टेस्ट को भी हम विकार्ट apparatus को यूज करके ही कंडक्ट करेंगे, बट जो नीडल हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, वो 1 mm स्क्वायर नीडल यूज करेंगे। इससे पिछले वाले टेस्ट में, मतलब कंसिस्टेंसी टेस्ट में, हमने क्या यूज किया था विकार्ट apparatus में, जो नीडल यूज किया था वो सर्कुलर या फिर स्क्वायर था। सर्कुलर अगर था तो उसका डायमीटर था 10 mm, अगर स्क्वायर था तो उसका साइड का जो डायमेंशन था वो था 10 mm। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नीडल यूज कर रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 mm स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो वेल इनिशियल सेटिंग टाइम, तो पहले जरा हम सिग्निफिकेंस समझते हैं कि हम क्यों IST निकालेंगे, हम IST क्यों निकालेंगे, या फिर और FST फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता क्या है और हमें इसे निकालने की आवश्यकता क्या है, जरा इसे समझ लें, तब ना हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें मजा भी आएगा सीखने में कि हाँ हम इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है जैसे मान लो कि सीमेंट है आपका, ठीक है, ये सीमेंट है, इसमें आपने पानी मिला दिया तो ये एक पेस्ट बन गया, ठीक है, ये एक पेस्ट बन गया। अभी मान लो ये पेस्ट, अब क्या होगा, इसको आप छोड़ दोगे, मान लो सीमेंट में आपने पानी मिला के छोड़ दिया, तो ये पेस्ट आप देखना कुछ समय के लिए ये पेस्ट गीला ही रहेगा, ठीक है, और धीरे धीरे और कुछ समय के बाद, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर टाइम है जब तक ये पेस्ट उस जैसा ही गीला रहेगा। गीला रहने का कहने का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी मान लो, आप मिट्टी का बचपन में कभी घर बनाए, मिट्टी का हाथी, मिट्टी का घोड़ा, कुत्ता, कार, ठीक है, हम तो कार बनाया करते थे बचपन में, मिट्टी का कार, मिट्टी का घर, ठीक है। तो अगर आपने भी बनाया होगा तो आप सोच पा रहे होंगे, फील कर पाएंगे। देखिए, आपने जब मिट्टी में पानी मिलाया तो उसका कुछ समय तक वो मिट्टी गीला रहता है, चिपचिपा रहता है, मतलब उसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है, और उस दौरान जब उस मिट्टी में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस दौरान आप उसको किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो, किसी भी शेप में, आप चाहे ट्रायंगुलर शेप में ढाल दो, आप कार बना दो, आप गुड्डा बना दो, आप गुड़िया बना दो, आप गणेश जी बना दो, कुछ भी बना दो, जब तक मिट्टी में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है तब तक आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। जैसे उसका प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी खत्म हुआ तो अब देखना आप उसको किसी डिफरेंट शेप में ढालना मुश्किल होगा। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कब खत्म होगा, उसमें से पानी इवोपरेट करेगा, मतलब इवोपरेट करेगा कुछ, ठीक है, निकलेगा, वो मिट्टी सूखना शुरू होगा, तो मिट्टी धीरे धीरे सेट होना शुरू होगा, धीरे धीरे हार्ड होना शुरू होगा। मीन्स अब वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी अपना लूज कर चुका है, अपना खत्म कर चुका है। मतलब जब वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज करना शुरू कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, उसको किसी भी शेप में ढालना अब आसान नहीं होगा आपके लिए। फील कर पा रहे हैं इन बातों को? यही बात सीमेंट के केस में है। तो सीमेंट में जब आपने पानी मिला दिया तो उसके बाद उसके पास कुछ समय रहता है आपके पास, जिस दौरान सीमेंट में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है, मतलब उस दौरान आप उस सीमेंट को किसी भी फॉर्म में ढाल सकते हैं। कहने का मतलब है जब तक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है सीमेंट में, ठीक है, जितने टाइम तक, तब तक सीमेंट आपका वर्केबल है। उस सीमेंट को यूज करके जो कंक्रीट बनाए वो वर्केबल है, उसको यूज करके आप काम कर सकते हो, ठीक है, आप अच्छे से उसको मिक्स कर सकते हो, प्रॉपरली उसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है, यू कैन गिव एनी शेप टू इट। समझ में आया? तो ये एक टाइम होती है, तो इस टाइम को हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, दैट इज द टाइम फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट टू द टाइम व्हेन सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है।
तो जब वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज कर देगा, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको किसी भी शेप में आप मोल्ड नहीं कर पाओगे आसानी से। कर तो लेंगे, मान लीजिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम समथिंग है, समथिंग मान लो 1 घंटा, तो जस्ट 1 घंटे के बाद मान लो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, इतने देर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा, लेकिन हाँ अब थोड़ा मुश्किल होगा, अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब उसका स्ट्रेंथ देखो, अब प्लास्टिसिटी, अभी आपने उसको ढाल दिया है। अभी सोचो सोचो, अभी मिट्टी का एग्जांपल लो, आप जब कार बना रही है, ठीक है, मिट्टी अभी फ्रेशली आपने पानी उसमें डाला, फ्रेशली वो मिट्टी को आपने मारा और फ्रेशली वो मिट्टी गीला हुआ, अभी उस मिट्टी को यूज करके कार बना दिया, वो कार थोड़ा सूखा, थोड़ा अच्छे से सेट हुआ, सूखा, ठीक है। अब 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 आपका मन किया कि उस कार को तोड़ के फिर से दूसरे शेप में आप बनाना है आपको, तो देखना आप जब तोड़ोगे वो मतलब आपको अच्छा नहीं बनेगा, फिर वो आप उसमें फिर से पानी मिलाओगे, मतलब फिर से उसमें थोड़ा पानी मिलाओगे और उसको मिक्स करने का कोशिश करोगे, फिर भी वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, उसका बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब उसका जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो लूज कर चुका है, अब उसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जैसे जैसे लूज करना शुरू किया, उसके बाद अगर उसको रिमोल्ड करेंगे ना, मतलब फिर से उसको तोड़ के कहीं नए ढांचे में डालेंगे, तो वो उतना स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा जितना वो पहले किया था, ठीक है। सो स्ट्रेंथ लूज हो जाएगा फिर, इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम एक इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट जो है, आप ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे बनाते हो, जिसको हम बैचिंग प्लांट कहते हैं, बैचिंग प्लांट। तो बैचिंग प्लांट नॉर्मली जो आपका साइट है वहां से दूरी पर ही रहता है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इतने दूरी पर नॉर्मली रहता ही रहता है बैचिंग प्लांट। हम जहाँ काम कर रहे थे, सो वहां पे जो बैचिंग प्लांट थी, हम रेलवे में थे, तो वहां पे जो बैचिंग प्लांट थी, फॉर एग्जांपल हमारा साइट था, एक लोकेशन था सेंतला, ठीक है, उड़ीसा का बात है, एक लोकेशन था सेंतला, वहां पे हमारा बैचिंग प्लांट का साइट था। अभी हम रेलवे ट्रैक बना रहे थे, तो वहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे कलवर्ट थे डिफरेंट चेनेज पे, तो कोई 10 किलोमीटर पे है कोई कलवर्ट, कोई 5 किलोमीटर पे है, मतलब ठीक है, मतलब कोई 8 किलोमीटर पे है, ओके, कोई 100 मीटर पे भी है फ्रॉम बैचिंग प्लांट। तो हर एक जगह पे कंक्रीट की रिक्वायरमेंट थी, तो 10 किलोमीटर भी कंक्रीट जाएगा, 5 किलोमीटर भी कंक्रीट जाएगा। अब बैचिंग प्लांट तो एक बड़ी प्लांट होती है, आप उसको हर वक्त शिफ्ट नहीं कर सकते ना। बैचिंग प्लांट अपने लोकेशन पे आपने बना दिया, बहुत बड़ा होता है बैचिंग प्लांट, ठीक है, आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन फिर कौन उतना पैसा लगाएगा। उससे अच्छा है हम सीमेंट कुछ ऐसा डिजाइन करें, ऐसा कुछ सीमेंट बनाए जिसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है आईएसटी, ठीक है, ये कुछ अधिक आपको मिले, ठीक है, ये कुछ अधिक मिले, ऐसा हम कुछ डिजाइन करें, और उस दौरान, ठीक है, जो भी उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, मतलब 0 से लेके आईएसटी के बीच, आप क्या करो, सीमेंट को बैचिंग प्लांट में आपने मिक्स कर दिया कंक्रीट को, ठीक है, और उस कंक्रीट को ट्रक मतलब मिक्सचर के द्वारा, ठीक है, ट्रक्स के द्वारा आप आराम से यहाँ साइट लोकेशन पे पहुंचा पाए, प्लस साइट लोकेशन पे पहुंचाने के बाद उसका इस्तेमाल भी कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम के दौरान आप उस सीमेंट को अच्छे से प्लेस कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो सब इनिशियल सेटिंग टाइम के दौरान ही हो सकता है। अगर वो टाइम खत्म हो गया, तो फिर अगर उस सीमेंट को यूज करके उस कंक्रीट को यूज करके आप वर्क करोगे, तो उतना वर्केबल नहीं होगा, प्लस वो उतना स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप आईएसटी हर वक्त निकालो अपने बैचिंग प्लांट पे, जो भी आप सीमेंट बना रहे हो, जो भी बैच बन रहा है, फॉर एग्जांपल एक बैच बन रहा है, तो इस बैच का आईएसटी निकालें, दूसरा बैच बनाए, दूसरे बैच का आईएसटी निकालते हैं, इसी तरह से हर एक बैच का आईएसटी निकाला जाता है, समझा, और फिर काम होती है आगे चल के। तो इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम की डेटा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई सीमेंट जल्दी सेट कर रहा है, आपको उस सीमेंट को मतलब उसका सेटिंग टाइम जो है उसको डिले करना है, तो हम क्या करते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं, सीमेंट में जिप्सम थोड़ा मिला दिया, तो इससे क्या हो गया, जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है ये डिले हो जाता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई सीमेंट बहुत लेट में सेट हो रहा है और उसको जल्दी सेट करवाना है, तो हम एक्सीलरेटर ऐड कर देते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड बढ़ा दो, सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये होती है। तो एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स, इसको एडमिक्सचर कहा जाता है। तो आप एडमिक्सचर को यूज करके सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है इसको आप चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो तो आईएसटी का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया कि आईएसटी का मतलब ये है कि द टाइम from addition of water to the time when the cement paste start losing its plasticity property। कहने का मतलब है इस समय के दौरान अगर वो जो सीमेंट है वो वर्केबल होगा, मतलब वो सीमेंट पेस्ट या फिर उसके द्वारा बनाई गई कंक्रीट या फिर उसके द्वारा यूज करके बनाई गई मोर्टार, वो क्या होंगे, वो वर्केबल होंगे, मींस उसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली, किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली मिक्स कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो, सब प्रॉपर्ली होगा इस दौरान। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। नाउ अब फाइनल सेटिंग टाइम क्या है? फाइनल सेटिंग टाइम मतलब मान लो फ्रॉम द टाइम ऑफ एडिशन टू वाटर टू द टाइम व्हेन सीमेंट पेस्ट कंप्लीटली लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी। उसका जो सीमेंट पेस्ट का जो प्लास्टिसिटी था वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, अब उसमें बिल्कुल भी प्लास्टिसिटी नहीं है, प्लस वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है, वो सफिशिएंटली उसमें उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ चुकी है कि जो अपना कम से कम जो उसका सेल्फ लोड है ना, मतलब जिस लोकेशन पे भी उसको यूज किए तो उतने का तो सेल्फ लोड आ ही रहा, तो उसके कारण वो जो लोड है उसको कम से कम रजिस्ट कर पा रहा है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज है क्या, कि मान लो आपने एक बीम बनाना है, आपको क्या करना है, एक बीम बनाना है, तो कंक्रीट आप किसी मोल्ड में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मोल्ड बनाते हैं। अभी आप देखे होंगे इस मोल्ड में आप इस बीम जैसा एक मोल्ड होगा, इस मोल्ड में आप कंक्रीट को भर दोगे, कंक्रीट को भरा जाता है। ठीक है, फिर इसको कॉम्पैक्ट करिए, मिक्सिंग करिए प्रॉपर, मतलब मिक्सिंग वगैरह करके प्रॉपर कॉम्पैक्शन वगैरह करके हम छोड़ देते हैं। और ये कॉम्पैक्शन वगैरह कब होती है, वो आईएसटी के अंदर में। ठीक है, तो इस मोल्ड में, इस ढांचे में इस कंक्रीट को डाल के हमने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया कितने समय तक, तब तक हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक समय होगा, मान लो कि लेट्स सपोज कि जनरली जो सीमेंट होता है ना उसका जो आईएसटी होता है वो 30 मिनट होता है, 30 मिनट मैक्सिमम सीमेंट का आईएसटी 30 मिनट होता है। लो हीट सीमेंट का जो आईएसटी होता है, लो हीट सीमेंट, इसकी आईएसटी लगभग 1 घंटा होती है, 1 आवर। डिस्कस करेंगे इसके बारे में ऐसा क्यों है। वेल अभी लेकिन सुनिए, तो जनरली ये आईएसटी इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट होती है। तो मान लो कि आपने 35 मिनट पे मोल्ड को निकाल दिया, तो क्या वो जो जो जिस शेप में, जिस रेक्टेंगुलर शेप में आपने कंक्रीट को प्लेस किया था, क्या वो अपना वो रेक्टेंगुलर शेप मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी है कुछ ना कुछ, वो झड़ जाएगा, उसमें उतना स्ट्रेंथ है नहीं, अभी उतना स्ट्रेंथ अभी डेवलप नहीं हुआ। समझ रहे हैं? लेकिन मान लो कि जैसे जैसे टाइम आपका बीतेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, तो जैसे जैसे उसकी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी खत्म होगी, एक टाइम आएगा जब आप इस मोल्ड को हटाओगे ना, ठीक है, तो भी उसका जो शेप, जिस शेप में आपने उसको कास्ट किया है, वो शेप उसका कम से कम मेंटेन रहेगा, उस शेप, वो अपना अपना शेप को मेंटेन करके रख पाएगा। ठीक है, अब वो डिटोरिएट नहीं होगा, मतलब उसमें उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ चुकी है। हाँ, अभी उतना नहीं आई है कि आप लाइव लोडिंग लगा दो, बहुत सारा लोड लगा दो, उतना भी नहीं आया, लेकिन इतना आ चुका है कि वो अपना शेप को कम से कम बरकरार रख पाए। समझ आया? तो उसको कहते हैं हम फाइनल सेटिंग टाइम, दैट इज द टाइम फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर to the time when the cement paste loses completely its plastic property, plus it gains sufficient strength to resist some pressure. It gains sufficient strength to resist some pressure. Okay? So ये होती है फाइनल सेटिंग टाइम। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एफएसटी? इसके बारे में जरा हम डिस्कस करें तो मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसी भी चीज को उसके ढांचे में ढालने के बाद आप वो जो ढांचा है आप वहां से उसको निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, ताकि हम दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पे उस ढांचे का प्रयोग कर पाए। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं उनके लिए जो एफएसटी है, फाइनल सेटिंग टाइम, इसकी डेटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि वो उनको पता रहेगा कि ये इसमें अब इस तरह प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप हो चुका है, तो अब जो मैं ये जो फोम वर्क, जो ढांचा वगैरह, फोम वर्क वगैरह जो मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ, शटर प्लेट वगैरह, फोम वर्क वगैरह, इसको मैं इधर से
रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो मैंने ढांचा बना दिया ये ढांचा अपने शेप में रहेगा, ये अब डिटोरिएट नहीं होगा क्योंकि उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्शन जो है फास्ट होगा, स्पीड होगा। फॉर एग्जांपल आपको, आप एकदम एक्यूरेट टाइम पे, फॉर एग्जांपल जो एफएसटी है उसके अराउंड, एफएसटी मान लो 10 घंटे का, जनरली 10 घंटे होता है, आपने 12-14 घंटे पे आपने मोल्ड रिमूव कर दिया। जनरली आज काम किया तो अगले दिन हम मोल्ड शाम तक रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आपने मोल्ड को, वो बीम का जो मोल्ड वगैरह उसको रिमूव कर दिया, फिर आप अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा दिए। ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन मान लो कोई मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां पे बहुत सारे फॉर्मवर्क की दरकार है, बहुत सारे फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको सही एंड एक्यूरेट डेटा पता है फाइनल सेटिंग टाइम की, तो आप उसी टाइम रेंज के दौरान हम फॉर्मवर्क वगैरह को रिमूव करके दूसरी जगह यूज कर लेंगे। तो आपका क्या होगा, वो 5-6 घंटे या 4 घंटे का भी अगर टाइम बचता है तो आपका कंस्ट्रक्शन कम से कम स्पीड हुआ, फास्ट हुआ, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन टाइम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए जो एफएसटी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ठीक है, तो ये सारे बातें हैं फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में। तो इसलिए हमें इसका टेस्ट करना है और हमें जो भी सीमेंट है उसका हमको इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम निकालनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगेन द सेम कंसेप्ट बाय यूजिंग द विकार्ट apparatus। ठीक है, तो वेल, तो सबसे पहले हम देखेंगे आईएसटी के बारे में। तो इसका लिखिए, डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, द टाइम टू विच सीमेंट कैन बी मोल्डेड इन एनी डिजायर्ड शेप विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, वो टाइम जिसके जिसके अंतराल में सीमेंट पेस्ट को किसी भी डिजायर्ड शेप में आप ढाल सको, उस टाइम को हम कहेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि वो कार वाला एग्जांपल दिया था, जब कार मतलब काफी बन गया, मिट्टी का कार आपका बन चुका है, अब फिर आप उसको तोड़ोगे, ठीक है, और फिर उससे दूसरी चीज बनाने की कोशिश करोगे, तो वो जो दूसरी चीज बनेगी वो उतना प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, प्लस उसका स्ट्रेंथ भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप उसमें फिर से सीमेंट, वो मिट्टी में फिर से पानी वगैरह मिलाओगे। उसी तरह से कुछ सीमेंट का भी है, लेकिन सीमेंट में यहाँ पे फिर पानी वगैरह मिलाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है, उधर तो इवापोरेशन के कारण वो सेटिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज है, कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो वो उतना रिएक्ट कर चुका है, मतलब जो रिएक्ट कर चुका है वो तो बेकार हो गया ना, वो तो उतना स्ट्रेंथ दे चुका है, वो तो बेकार हो गया। ठीक है, तो इसलिए सीमेंट में स्ट्रेंथ का लूज होगा अल्टीमेटली। मिट्टी को तो आप दोबारा यूज भी कर सकते हो उसको गीला करके, लेकिन सीमेंट में नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। वेल, नेक्स्ट पॉइंट, तो या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर टू सीमेंट टू द टाइम व्हेन सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि लिखा होगा सीमेंट लूज्ड, मतलब सीमेंट का प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी एकदम खत्म हो चुका है, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है। आईएसटी क्या है, जब सीमेंट का प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी खत्म होना शुरू होता है, वो पॉइंट तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं आईएसटी, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये तो हुई उसकी डेफिनेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में लिखिए। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ cement from the batching plant to execution location requires some time, comma, such that the concrete slurry maintain its workable condition, comma. For this, determination of IST becomes a daily routine of batching plant for a batch mix. Batch mix कहने का मतलब है कि 24 घंटे के दौरान मान लो आपका 24 आवर्स बैचिंग प्लांट काम कर रहा है, तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है एक बैच बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कितना बार आप मिक्सिंग कर रहे हो, ओके, कितना बार आप कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हो, एक बार प्रोड्यूस किया एक बैच, 2 बार प्रोड्यूस किया 2 बैच, है ना। तो हर एक बैच के लिए अलग अलग आपको निकालना है। ओके, वेल, तो अब चलिए हम चलते हैं इस पे, इसका प्रोसीड्यूर क्या है टेस्टिंग करने का इसके ऊपर। सो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम आपको थ्योरी दे देंगे, नोट्स दे देंगे, ठीक है, फिर आप उसे लिख लेना। तो सेम आपको पता है, सेम विकार्ट apparatus का यूज करना है यहाँ पर भी।
ठीक है, सेम विकार्ड apparatus का यूज करना है। तो देखिए, तो जो आपका मोल्ड है ना, जो आपका मोल्ड है उसको एक ग्लास प्लेट के ऊपर हम रख देंगे सबसे पहले। ठीक है, मोल्ड में आपने सीमेंट पेस्ट भर देंगे, मोल्ड में हम सीमेंट पेस्ट भर देंगे। अभी ये जो आप यहाँ पे जो सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, ठीक है, वो हम कैसा बनाएंगे, उसमें हमको कितना पानी मिलाना है, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। जो आपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाले थे हम, उसका 0.85%, 0.85 पी, ठीक है, बाई वेट, इतना पानी आपको मिला देना है सीमेंट में। ओके, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 0.85, इतना वाटर हमको मिला देना है सीमेंट में बाई वेट, बाई वेट, और एक पेस्ट बन जाएगा। तो उस पेस्ट को इस मोल्ड में आप प्लेस कर दोगे, विकार्ड apparatus के मोल्ड में। नाउ आपका अब यहाँ पे मोल्ड है, हम डायरेक्ट ऐसे बना रहे हैं अभी समझाने के लिए, एक अच्छा डायग्राम बनाएंगे, वहां पे आपको दिखवा देंगे। ये मोल्ड है मान लो, सॉरी ये आपका apparatus है। तो यहाँ पे मूविंग रॉड अरेंजमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका मूविंग रॉड अरेंजमेंट होगा। अब इस मूविंग रॉड अरेंजमेंट में आपका एक निडिल आपने लगा रखा होगा, जिसका 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, स्क्वायर निडिल होगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, सीमेंट में पानी मिला के आपने पेस्ट बना के इस मोल्ड में डाल दिया, तो वो टाइम आप नोट करोगे, टाइम t1, जब आपने वाटर को मिक्सिंग कर दिया, t1। अब हम इस मोल्ड का जो निडिल है इसको हम छोड़ देंगे, मतलब इस निडिल को ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो ये निडल क्या होगा, इस पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू होगा, ठीक है, पेनिट्रेट होगा। तो एक टाइम आएगा जब इसमें जो पेनिट्रेशन लेवल है ना, वो 33 से 35 mm के बीच का हो जाएगी फ्रॉम टॉप, ठीक है। देयर विल बी ए टाइम व्हेन पेनिट्रेशन लेवल इज दिस मच। तो वो टाइम हम नोट कर लेंगे जब आपका निडल इतना पेनिट्रेट कर गया, मान लो t2। अब इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस t2 माइनस t1, इसको हम कह देंगे IST। समझ गया? सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, सो लिखिए इसके बारे में, इसका प्रोसीड्यूर। अभी ये सब कुछ मत बनाइएगा, हम इसका प्रोसीड्यूर लिखवाएंगे जब, उसके बाद एक फाइनल डायग्राम आपको बना के देंगे, तो उस डायग्राम को आप लिखना, बनाना। प्रोसीड्यूर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, take 300 gram or 500 gram of cement sample and paste is prepared by adding water of 0.85 p% by weight। p मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी की 85%, मतलब 0.85 p%। जितना भी उसका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आएगा, ठीक है, उसका 0.85 आपको ले लेना है, उतना वाटर ऐड कर देना है बाई वेट, by weight of cement, ठीक है। ओके, सेकेंड, the time of addition of water to cement is noted as t1। जब जिस वक्त आपने सीमेंट में पानी मिलाया, ठीक है, उस टाइम को नोट कर लीजिए, t1। थर्ड, the mold of cement is prepared similar to that of consistency test। जैसे आपने कंसिस्टेंसी टेस्ट में मोल्ड बनाया, मतलब सीमेंट पेस्ट को मोल्ड में आपने भरा, फिर सेक वगैरह किया ताकि उसमें कॉम्पैक्शन एक हो जाए, एयर वॉइड्स अगर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए, तो वो सब चीज आपने कर लिया। इसके करने के बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ पे निडिल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, आप निडिल चेंज कर लोगे विकार्ड apparatus की। अब यहाँ पे जो निडिल यूज होगा वो 1 × 1 mm स्क्वायर निडिल आप यूज करोगे, ठीक है। निडिल को चेंज करके जेंटली निडिल को जेंटली रिलीज कर दीजिए, जेंटली आप रिलीज करोगे। लिखिए, a 1 × 1 mm square needle is attached to the moving rod of Vickert apparatus and time required by needle to penetrate to 33 to 35 mm into the mold is recorded as T2। हम इसको T2 रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, कितने टाइम लगेगा नीडल को पेनिट्रेट होने में, लगभग 33 से 35 mm तक, ठीक है, उस टाइम को नोट कर लिया, उसको T2 नोट कर लिया। अब इनिशियल सेटिंग टाइम IST आप कैसे बताओगे, T2 माइनस T1 मिनट। जनरली IST जो है ये मिनट में ही निकल के आता है, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए, ये हो गया फ्रेम ऑफ विकार्ड apparatus, ये मूविंग रॉड असेंबली, निडल ऑफ 1 mm स्क्वायर, सीमेंट मोल्ड, ग्लास प्लेट,
सिंपल डायग्राम है, बना लीजिए। एग्जाम में अगर आ जाए थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ये डायग्राम जरूर बनाइए, नंबर मिल जाएगा प्रॉपर वे में। हाँ, मोल्ड का डायमेंशन शो कर लो आप, 40 mm, 80 mm। रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है। ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, शुड नॉट बी लेस देन, कहने का मतलब है शुड नॉट बी लेस देन, कहने का मतलब है मिनिमम, ठीक है, इट इज मिनिमम टाइम है, ये आईएस कोड आपका देता है, इट इज मिनिमम टाइम, ठीक है। सो मिनिमम टाइम है कि फॉर ओपीसी आईएसटी शुड नॉट बी लेस देन 30 mm, पर लो हीट सीमेंट आईएसटी शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर। लो हीट सीमेंट कौन सा सीमेंट होगा, जिसमें C2S ज्यादा होगा खास करके, या फिर और आप ऐसे कह सकते हो इन विच C3A इज लेस, क्योंकि C3A के हाइड्रेशन के कारण ही सबसे ज्यादा हीट निकलता है। तो लो हीट सीमेंट ऐसा सीमेंट होगा जिसका C3A कम होगा। तो ऑब्वियसली अगर C3A कम है तो सेटिंग धीरे से होगा, क्योंकि C3A एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट की जिसके कारण आपका जो सेटिंग है वो एक्सेलरेट होता है या फिर इंक्रीज होता है, क्योंकि C3A के कारण बताया था ना, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी C3A इम्पार्ट करता है ना। तो C3A अगर कम है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा, वो लो हीट सीमेंट कहलाएगा। और ऐसा सीमेंट आप कहाँ यूज करते हैं, ऐसा सीमेंट हम जनरली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, ओके, या फिर मास कंक्रीटिंग के केस में लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, मींस जहाँ पे बहुत सारा कंक्रीट का यूज होगा, जैसे कि डैम वगैरह में, ठीक है, रिटेनिंग वॉल वगैरह में, वहाँ पे लो हीट सीमेंट का हम जनरली यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो अगर आप लो हीट सीमेंट यूज करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका कम होगा, सो मतलब डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण आपका क्रैक डेवलपमेंट नहीं होगा, डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण क्रैक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये एक पर्पज है जिस कारण से हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। लो हीट सीमेंट के बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, वहाँ पे और थोड़ा डिटेल से इन सब पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर देंगे, अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ऑन एन एवरेज कुछ बात आपको जाननी थी तो जान लिया। तो ये था आपका इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, मेमोराइज करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है कि ओपीसी के लिए कितना, लो हीट सीमेंट के लिए कितना। फाइनल सेटिंग टाइम पे आते हैं। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम। ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तो इस बात को लिखिए। फाइनल सेटिंग टाइम डेटा of a cement is very crucial data to be known by the construction manager, because by knowing this data it will allow us to remove the formwork used in the casting of structural member such that it can be employed to another suitable construction site। means आपका जो वर्क होगा, वर्क स्पीड, इससे रिलेटेड है फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। अगर आपको फाइनल सेटिंग टाइम का अच्छा एक आइडिया है तो आप अच्छे से कंस्ट्रक्शन को स्पीडी वे में तेजी से गति प्रोवाइड करते हुए काम कर पाओगे, ठीक है। सो और फाइनल सेटिंग टाइम वो सेटिंग टाइम है जब मान लो कि मतलब आपने किसी फॉर्म मेंबर का कास्टिंग कर दिया, तो उससे जब आप फॉर्म वर्क निकालोगे उस मेंबर से, तो उसका जो शेप आपने प्रोवाइड किया है वो अब डिटोरिएट नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट पेस्ट में सफिशिएंट स्ट्रेंथ डेवलप हो चुका है ताकि वो कुछ प्रेशर रजिस्ट कर पाए, ठीक है। प्रेशर जैसे कि सेल्फ वेट के कारण जो लोड आ रहा है उस पर कम से कम उतना तो वो झेल पाए, और कम से कम सेल्फ वेट के कारण वो डिटोरिएट ना हो, इतना तो कम से कम वो रजिस्ट कर ही पाए, ठीक है। इतना स्ट्रेंथ कम से कम उसमें डेवलप हो ही जाता है, और सीमेंट का जो प्लास्टिसिटी है ये कंप्लीटली खत्म हो जाती है। अब आप कुछ भी करिए उसको रिमोल्ड किसी भी तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसको तोड़ना है तो वो तोड़ के हटाना है, फेंकना पड़ेगा। अब उस सीमेंट का आप यूज नहीं कर सकते या फिर उस कंक्रीट का आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो गलती से गलत कास्टिंग कर दिया आपने, ठीक है, तो और
आपका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो पास हो चुकी है कंक्रीट की, तब आप उसको तोड़ के हटाना होगा उस मेंबर को, और उस कंक्रीट को आप यूज नहीं कर सकते दोबारा। समझ में आप? तो लिखिए फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू द cement to the instant when cement loses all its plasticity. Important point है, cement loses all its plasticity and becomes sufficiently firm to resist the load applied over it, and becomes sufficiently firm to resist load applied over it. और एक पॉइंट लिख लीजिए, आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम, लिखिए आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम if we remove mold if we remove mold from the casted member if we remove mold from the casted member, then it will maintain its shape, then it will maintain its shape and will not deteriorate because it is sufficiently firm to resist the load, because it is sufficiently firm to resist the load. टेस्ट प्रोसीड्यूर। ओके, बेसिकली हम करते क्या है, जो जो सैंपल आपने बनाया आईएसटी को टेस्ट करने के लिए ना, इनिशियल सेटिंग टाइम को टेस्ट करने के लिए जो आपने सैंपल बनाया है, उसी को यूज करके उसी सैंपल पे हम बाद में, मतलब उसी सैंपल पे हम फाइनल सेटिंग टेस्ट का, फाइनल सेटिंग टाइम निकालने का जो प्रोसीड्यूर है अप्लाई कर देते हैं। हम अलग से फिर पेस्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो सीमेंट पेस्ट आप बनाओगे उसका जो उसमें भी जो वाटर ऐड करोगे सेम 0.85% आपको वाटर ऐड करना है। और आपको पता है कि फाइनल सेटिंग टाइम जो होगा वो इनिशियल सेटिंग टाइम से अधिक ही होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली वो आपको जो टेस्ट रिजल्ट आपको रिकॉर्ड करनी है वो थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करनी है, तो ऑब्वियसली उसी सैंपल पे हम टेस्ट अपना कंडक्ट कर देते हैं, अलग से नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट प्रोसीड्यूर लिखिए, Vickert apparatus is used with 1 mm square needle and a 5 mm dia annular ring attached to it। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब ये जो नीडल है ना, इसके नीडल में और एक रिंग हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी डायमीटर है 5 mm। अब वो कैसा दिखता है वो देखिए, तो ये जो यहाँ पे पहला वाला है, फर्स्ट दिस वन, दिस इज यूज्ड फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम 1 mm स्क्वायर नीडल। ओके, यहाँ पे दूसरा देखिए, ये 1 mm स्क्वायर नीडल है और ये 5 mm का एक रिंग इस नीडल में अटैच हो जाता है। ठीक है, इसका जो ये डायमीटर होगा वो 5 mm होगा, तो ये रिंग इस तरह का एक अटैचमेंट कर देंगे। अब ये चीज हम जो विकर्ट apparatus का जो मूवेबल रॉड है उसमें इस चीज को हम फिक्स कर देंगे, ये हम लगा देंगे। समझ में आप? ओके, तो दिस इज फॉर फाइनल सेटिंग टाइम। नाउ लिखिए, take cement of 300 to 500 gram and make cement paste by adding 0.85 p% of water by weight, 0.85 p% of water by weight। Note the time of addition of water to it, इसको मान लो T1 हम लिख दिए। ओके, उसके बाद मोल्ड को शेक करिए टू रिमूव एयर फ्रॉम द सीमेंट पेस्ट एंड compact it। Next point, the needle with annular ring attached to the moving rod of Vickert apparatus is gently released, and the time when the needle is able to make an impression on the surface, but the annular ring failed to do so, is recorded as T2। अब यहाँ पे इसे जरा समझिए इस बात को, ठीक है। पहले लिख लीजिए, पॉइंट को लिख लीजिए, फिर अभी समझाते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम इज रिपोर्टेड एज फॉलो, T2 माइनस T1 मिनट और आवर में। रिजल्ट क्या है, नॉर्मली सभी सीमेंट का, ठीक है, सभी सीमेंट का, जितने भी सीमेंट है, हर एक सीमेंट का जो FST होता है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, FST शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर, IST शुड नॉट बी लेस देन, और FST में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और IST उससे कम नहीं होना चाहिए। अंतर समझ पा रहे हैं?
FST में ज़्यादा, इससे किसी एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा टाइम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन डिले हो जाएगा। ओके, आप तुरंत कंस्ट्रक्शन करके यू कैन नॉट यूज द स्ट्रक्चर, इट विल, बहुत लंबा समय लगेगा आपको कंप्लीट होने में वर्क को, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर को एक यूजेबल फॉर्म में आने के लिए, ऑपरेशनल फॉर्म में आने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल रखी है, इसी इमेज से समझते हैं हम कि उस स्टेटमेंट का मतलब क्या था। देखो, जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम मेजर कर रहे हो तब तो जो सीमेंट पेस्ट है इस पे वो नीडल अपना होल बना देगा, ठीक है, वो नीडल पेनिट्रेट करेगा। तो ये सारे जो होल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कहीं ना कहीं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किए गए हैं इस सीमेंट के ऊपर, ठीक है, इस सीमेंट पेस्ट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सरफेस देखिए, ठीक है, ये सरफेस देखिए, सेम मोल्ड है, मतलब सेम पेस्ट है। सेम पेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग सैंपल नहीं बना रहे हैं, सेम पेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, मोल्ड को थोड़ा इधर उधर घिसका रहे हैं, मतलब साइड वेज थोड़ा घिसका रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इधर साइड कर दिया फिर उधर साइड कर दिया, बहुत सारा सरफेस एरिया है ना। ओके, तो थोड़ा इधर साइड कर दिया उधर साइड कर दिया, इस तरह से हम उसी मोल्ड में टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए मीन्स वो वक्त, देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा ये पेस्ट अपना एक स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। जब वो स्ट्रेंथ गेन करेगा तो आप जब विकार्ट एपरेटस का नीडल रिलीज करोगे ना, तो नीडल के साथ वो रिंग जुड़ा हुआ है, तो कहता है कि आप जब नीडल रिलीज करोगे जेंटली तो सीमेंट पेस्ट आपका उतना सफिशिएंटली स्ट्रांग हो चुका है, हार्ड हो चुका है एक वक्त पर, कि नीडल केवल एक इंप्रेशन बना पाएगी, नीडल केवल एक अपना एक निशान छोड़ पाएगा, बट जो रिंग है वो अपना निशान तक नहीं छोड़ पाएगा इस सीमेंट पेस्ट के सरफेस के ऊपर। तो ऐसा वक्त, ठीक है, जब ऐसा वक्त आ जाए उस वक्त को आप रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको कह दीजिए मतलब T2 समय, समझ में। फिर डिफरेंस हम निकालेंगे T2 माइनस T1 का, तो आपको मिल जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, समझ में आप। तो ये जो अभी यहाँ पे इस फिगर में जो आपको ये डायग्राम्स दिख रहे हैं, तो ये जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ पे देखिए, नीडल तो अपना निशान छोड़ा ही छोड़ा है, प्लस वो जो रिंग है उसने भी अपना निशान छोड़ रखा है। देखिए मैं अभी ये ग्रीन वाला इरेज करता हूँ, आप जरा अच्छे से गौर से देखिएगा, नीडल तो अपना निशान छोड़ा भी है लेकिन वो रिंग भी अपना निशान छोड़ा है, तो इसको हम नहीं करेंगे, मतलब और थोड़ा समय हम सेट होने देंगे और थोड़ा समय हम हार्ड होने देंगे। इस वाले सैंपल में देखिए, इस वाली इमेज में नीडल ने अपना निशान छोड़ा है लेकिन रिंग ने भी अपना निशान छोड़ा है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे और थोड़ा हम सेट होने देंगे। हम तब तक सेट होने देंगे जब तक कि इस सरफेस के ऊपर केवल नीडल आप जब ड्रॉप करोगे नीडल अपना एक जस्ट एक निशान छोड़ पाए लेकिन रिंग नहीं छोड़ पाए। पेनिट्रेट होने की तो दूर की बात है, केवल वो अपना एक निशान तक छोड़ दे, बस उतना सफिशिएंट है। तो वो जो समय है उसको आप रिकॉर्ड करोगे एज T2, समझ में आया। ओके, अब ये डायग्राम बना लीजिए, फ्रेम, फिर ये सीमेंट मोल्ड 40 इंटू 80 mm ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेस्ड है, फिर ये मूविंग रॉड असेंबली, फिर यहाँ पे दिखा दीजिए नीडल 1 mm स्क्वायर की, फिर एनुलर रिंग 5 mm डायामीटर, 5 mm 5 एनुलर रिंग ऑफ 5 mm 5। ओके, so well, so with this we have completed your consistency test, initial setting time test, final setting time test, सब डिटेल देखा, प्रोसीड्यूर देखा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो जिस हिसाब से जिस तरीके से आपको नोट्स लिखवाए हैं सेम टू सेम छाप के आ जाइएगा। यूपीएससी एसएससी की बात हम कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी वगैरह में आपको फुल मार्क मिलेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ ऐड नहीं करना है या इससे कुछ डेटा सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, एकदम एग्जैक्ट लिख के आना है। हाँ, मार्क को देख लीजिएगा कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंगली लिखिएगा, लेकिन डायग्राम इज मस्ट। जब भी आप बनाओ डायग्राम रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या होगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस 3 टेस्ट। अब जो टेस्ट बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे साउंडनेस टेस्ट, फिर हम देखेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट। बस यही 2 तरह का टेस्ट बचा है अभी फिजिकल टेस्ट में।
और भी नहीं, और भी बचे हैं ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट वगैरह, लॉस ऑफ इग्निशन, है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, फिर केमिकल टेस्ट वगैरह बचा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एक है, वो सब छोटे छोटे हैं, वो सब तुरंत हो जाएगा। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव इनटू टाइप ऑफ सीमेंट। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, ये जो बिल्डिंग मटेरियल की कोर्स है इट इज पेड कोर्स। हाँ, लेकिन जो सीमेंट का वीडियो होगा, सीमेंट का वीडियो आई विल अपलोड पब्लिकली। हम प्राइवेट वीडियो अपलोड करेंगे कंक्रीट से, सीमेंट खत्म होने के बाद कंक्रीट शुरू करेंगे। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं बिल्डिंग मटेरियल के फुल कोर्स में, ताकि आप देख पाओ फर्दर कंक्रीट से जब हम प्राइवेट वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7008420353। एनरोलमेंट फीस इज 699। एंड और एक ऑफर है कि फॉर फर्स्ट 50 मेंबर द एनरोलमेंट फी विल बी Rs 500। सो हरी अप, दिस इज ए ह्यूज डिस्काउंट जो आपको मिलेगी फॉर फर्स्ट 50 मेंबर ओनली। सो आप आएंगे, हम कॉन्टैक्ट आपको डिटेल्स दे देंगे। सो अभी फर्स्ट 50 मेंबर की एनरोलमेंट नहीं हुई है, कुछ स्पेस बची है। वेल, थैंक यू, गुड लक।